बयान दीजिए और आगे बढ़िए। और ऐसे में आकलन कैसे होगा, क्योंकि न समय उनके पास और न समय किसी और के पास कि जाने आखिरकार वो 300 झूठ कब और कहां बोले गए, आंकड़ा कहां से आया है। लेकिन इसका फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उठा रही है तो गलत क्या है, क्योंकि दोनों को इसके फायदे हैं, इस तरह की बातों के नुकसान भी हैं। एक और खबर है जो आपको कहीं ना कहीं अचरज में डाल गई थी जब सामने आई थी, और उसके बाद हम फॉलो उसे कर रहे हैं और नई चीजें लेकर आपके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। यशोदाबेन, जब पर्चा दाखिल किया गया था वडोदरा से, तो मोदी जी ने अपनी पत्नी के बारे में बताया था, और उसके बाद पत्नी को खोजने की जो कोशिश हुई तो पता चला वो 4 धाम की यात्रा पर निकल गई हैं, और इसीलिए उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो पाई। यशोदाबेन से किसी की मुलाकात नहीं हो पाई। उनके भाई ने बताया कि वो 4 धाम पर यात्रा पर निकली हैं ताकि मोदी जी पीएम बने। लेकिन इसी बीच अंग्रेजी मैगजीन वीक में एक खबर छपी है और उसमें दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी यशोदाबेन वडोदरा में मोदी के नामांकन के बाद ऋषिकेश स्थित स्वामी रामदेव के आश्रम चली गई हैं। मैगजीन का दावा है कि यशोदाबेन की सुरक्षा में गुजरात सिक्योरिटी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और शायद यशोदाबेन को भी पता नहीं था कि उन्हें ले जाने आए लोग तीर्थयात्री नहीं थे। उन्हें बताया गया, मेहसाणा में रहते हैं गुजरात के, उन्हें बताया गया कि जाना है तीर्थ यात्रा पर, लेकिन जो अधिकारी आए थे वो गुजरात सिक्योरिटी के थे और उन्हें लेकर सचमुच वो 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं और फिलहाल ऋषिकेश में स्वामी रामदेव के आश्रम में हों, क्योंकि यह आशंका जताई गई। भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त सूत्र कहते हैं कि अगर यशोदाबेन गुजरात में रहती हैं तो फिर मीडिया के लोग पहुंचेंगे, और मीडिया के लोग अगर पहुंचते हैं तो फिर बात फिजूल की बाहर आएगी, और फिर कई तरह के सवाल जवाब जो होंगे वो मोदी जी की अपनी जो छवि है उसे कहीं ना कहीं नुकसान कर सकते हैं। और ऐसे में यशोदाबेन तीर्थ यात्रा पर हैं और किसी आश्रम में हैं ऋषिकेश में। श्रीमती यशोदाबेन के बारे में जनता के सामने बात रखी तो मजबूरी में उन्हें स्वीकार करना पड़ा 2014 में बड़ौदा में जब उन्होंने फॉर्म भरा कि उनकी पत्नी वे विवाहित है और पत्नी यशोदाबेन है, लेकिन उनकी पत्नी के पास क्या संपत्ति है उसमें लिख दिया मुझे जानकारी नहीं है। गाजियाबाद नरेंद्र मोदी के भाई आए थे 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा था, उनका नाम है प्रहलाद मोदी, और उन्होंने कहा कि क्यों आखिरकार पत्नी के सवाल पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। आखिर लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध, वो भी तो अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर चले गए थे, तभी तो तत्वज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसीलिए उन पर तो कोई सवाल नहीं करता है। नरेंद्र मोदी पर सवाल क्यों किए जाते हैं, इस बात का जवाब कैसे दिया जाए यह हमें नहीं पता है। लेकिन ये बात जरूर है कि व्यक्तिगत हमलों से नाराजगी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है एक दूसरे, और व्यक्तिगत हमले के लिए अगर कौन जिम्मेदार है ये तय किया जाएगा तो शायद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जिम्मेवार होंगे, क्योंकि असली मुद्दे कहीं और चले गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा, यशोदाबेन, बातें इसी पर हो रही हैं, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया गया। अमृतसर में स्वामी रामदेव ने गांधी परिवार पर प्रहार किया और उन्हें सबसे बड़ा लुटेरा बताया। एक लुटेरा खानदान जिसने पूरे हिंदुस्तान को नीलाम कर दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ की जो देश में लूट हुई है उसमें सबसे बड़ी लूट उस एक खानदान की है। अमृतसर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे अरुण जेटली, वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह से चुनाव लड़ रहे हैं और कड़ी टक्कर बताई जा रही है। चलिए वाराणसी, क्योंकि आने वाले दिनों में सबसे कड़ी टक्कर तो वाराणसी और अमेठी में होने वाली है, तो वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी घमासान हिंसा में बदल गया, और आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती, आप इनसे परिचित होंगे, काफी विवादों में रहे हैं। सोमनाथ भारती पर बीजेपी समर्थक टूट पड़े और सोमनाथ भारती ने मारपीट का आरोप भी लगाया है। यह हंगामा दरअसल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान हुआ। वाराणसी के 80 घाट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और उस कार्यक्रम में एक दूसरे पर जब आरोप लगाए जा रहे थे उस दौरान ही बात बिगड़ गई और नाराजगी कुछ ज्यादा बढ़ गई, और
कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसीलिए क्योंकि टोपी उन्होंने पहन रखी थी भारतीय जनता पार्टी की। सोमनाथ भारती ने पहले फर्स्ट एड लिया, इलाज कराया और उसके तुरंत बाद वो थाने गए और वहां पर उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर मामला दर्ज कराया। ये उनकी कार, ड्राइवर को भी चोट आई, कार भी तोड़ दी गई। ये आज शाम की घटना है। क्या जो खूनी खेल के वो पुजारी हैं और खूनी खेल के मसीहा हैं, खूनी राजनीति के मसीहा हैं, तो क्या नामांकन के एक दिन पहले ही खूनी खेल? तो ये ट्रेलर है, मूवी में क्या करेंगे देश में? खून खराबा करेंगे जिसके लिए फेमस जाने जाते हैं वो। मैं याद जानना चाहता हूं कि मोदी जी आत्ममंथन करें, बीजेपी आत्ममंथन करे, ये देश आत्ममंथन करे। कहना चाह रहे हैं कि आज की मारपीट अगर ट्रेलर है तो पूरी फिल्म कैसी होगी, क्योंकि आज नामांकन हुआ है अरविंद केजरीवाल का और गुरुवार को नामांकन होना है नरेंद्र मोदी का, और इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला कहा जा रहा है। हालांकि दौर में कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन बात उसकी फिलहाल नहीं हो रही है। और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी में नामांकन दाखिल जो किया है, उसके बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं और शायद उसी का नतीजा था आज शाम जिस तरह से मारपीट हो गई दोनों दलों के लोगों के बीच। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने नामांकन दायर किया तो बुधवार को उन्होंने सबसे पहले रोड शो शुरू किया और रोड शो में खासी भीड़, शहर के लहौराबिल इलाके से रोड शुरू और उसके बाद फिर वो नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा डीएम साहब के सामने अपना पर्चा दाखिल करते अरविंद केजरीवाल, और बताया यह जाता है कि उनके पास कुल चल अचल संपत्ति मिलाकर 2,15,00,000 रुपए की संपत्ति है। और यहां आपको ये बताते चले कि पहले सरकारी अधिकारी थे अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी आज की तारीख में भी सरकारी अधिकारी हैं।